हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस या हम इसको फिजिक्स बोलें उसका पार्ट 3 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। उसका पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट बन सकता है, इन पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा, है ना, इसके पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक बात तो ये कि अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ को समझाने के लिए ये आपके ओम है, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के दो पैरामीटर से, कि एक वोल्टेज और करंट हो गया, इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला जो कि आज के टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ओम लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वो मैंने आपको बताया वोल्टेज और करंट। तो इनको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लूंगा मैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने लिया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बोलता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, विच क्रिएट अ पाथ, है ना। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि एक पाथ बना रहा है, एक सेल लगा, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। सेल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। मान लेता हूं इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस स्विच को मैंने यहाँ पे ऑन किया या फिर मैंने सेल को इंसर्ट किया, तो मैं देखता हूं कि ये जो बल्ब है ना वो ग्लो करता है, ये बल्ब जलने लगता है। देखना आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनिमेशन थ्रू मैंने बताया भी है कि बल्ब आपका यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो ये वायर है वहां पे करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो के वायर के थ्रू बल्ब में जाएगी तो बल्ब में कुछ उसका फिनोमिना होगा, उसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होगा, उसके हिसाब से वो आपका ग्लो करेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे मैंने दो सेल लगा दिए, ठीक है ना। अभी तक एक सेल था तो वोल्टेज कुछ रहा होगा, अब मैंने दो सेल को लगा दिया। और सेल कैसे लगा एक बात देखना जरा आप लोग यहाँ पे। पहला वाला प्लस फिर माइनस, फिर दूसरे वाला जो प्लस है ना वो माइनस से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये आपको मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है ना। दो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए, आपके सेल लगा दिए, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो गया। तो इससे होगा क्या, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहाँ से करंट भी ज्यादा फ्लो होगी। और मैं देखता हूं कि यहाँ पे बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, मतलब बल्ब ज्यादा ग्लो करने का मतलब यही है कि मैं ये बोलता हूँ कि इसमें करंट ज्यादा फ्लो हुई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, तीन सेल लगा दिए मैंने यहाँ पे, और जब मैंने तीन सेल लगाए तो अगेन मैंने वही देखा कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो बढ़ गया। जब वोल्टेज बढ़ गया तो यहाँ पे जो करंट वायर में फ्लो हो रही थी वो भी बढ़ गई, तो आपका जो बल्ब है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है, और भी ज्यादा उजाला दे रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम बल्ब को चेंज ना करें, बल्ब को चेंज किया मैंने नहीं किया, क्या मैंने यहाँ पे वायर चेंज किया नहीं किया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया कुछ भी चेंज नहीं किया, लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सारी चीजें मैं अगर यहाँ पे कांस्टेंट रखूं, फिक्स रखूं, तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में। तो ये यही जो रूल था वो किसने दिया था हमको, ओम ने दिया था। ओम ने बोला था कि जो करंट है इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे आप पढ़ सकते हो, ओम लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस v across its end provided its temperature remains the same। और मैंने क्या क्या बोला, लेंथ को बोला, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला, टेम्परेचर बोला, और जो मटेरियल है, मतलब जिस वायर का ये मटेरियल बना है ना, जो ये वायर जिस मटेरियल का बना है वो भी आपका कांस्टेंट रहे, तो ये आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। यही ओम ने दिया था। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को बोलता हूं मैं रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट का नाम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर, एंड दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। यही हमारा क्या माना जाता है, ओम्स लॉ माना जाता है। v मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा ओम का नियम क्या होता है, v इक्वल्स टू आई आर इज द ओम्स लॉ। चलो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने ओम्स लॉ से आपको एक पैरामीटर बताया रेजिस्टेंस, वैसे मैं अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ये देख सकते हो, मान लो ये कोई वायर है, ठीक है ना, ये कोई वायर है,
इसमें आपके पास एटम्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आपके पास एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर इसके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक रैंडम मोशन में है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी कोई सप्लाई मैंने प्रोवाइड नहीं की, तो एक रैंडम मोशन में है, और एटम्स यहाँ पे है। मैं क्या बोलता हूं कि अगर यहाँ पे जो ये एटम्स है अगर ये ज्यादा हो गए, समझना, अगर ये एटम्स ज्यादा हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोज नहीं करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे नहीं क्या। आप ये समझ जाओ कि एक रूम है ना, उसमें मैं आप और आपके दो तीन दोस्तों को बैठा दूं, है ना, खड़ा कर दूं, और उस पूरे रूम में मैं बलून ही बलून भर दूं और बोलूं कि मूव करके दिखाओ गेट तक, तो आप लोग मूव करो तो क्या होगा, जब मूव करोगे तो क्या दिखोगे कि आप गुब्बारों से टकरा जाओगे, और जब गुब्बारों से टकराओगे तो आप जितने पहले टाइम में पहुंच सकते थे आप कम टाइम में पहुंचोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ गया है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि व्हेन एटम्स आर मोर, जब मेरे पास एटम्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कहीं ना कहीं टकरावट क्रिएट करेंगे, और जब वो टकरावट क्रिएट करेंगे तो करंट आपकी जल्दी फ्लो नहीं हो पाएगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस आर मोर, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, लेस होगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्हेन एटम्स आर लेस, मतलब आप जिस रूम में हो वहां पे बलून कम है, भरे हुए जो बलून रहते हैं वो कम है, तो आप आसानी से निकल जाओगे, या फिर टकराओगे तो कम टकराओगे। तो वहां पे जब एटम्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी आपके पास कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके पास वहां पे करंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of electrons, या फिर which opposes the property of the conductor due to which it opposes flow of current is called resistance। आई होप आपको क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है, आपकी रजिस्टर की यूनिट है, ठीक है ना, ये फिर रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो ओम होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, है ना। रजिस्टर एक एलिमेंट है, समझ नहीं मैं मेरी बात को, रजिस्टर रजिस्टर एक एलिमेंट है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, या फिर अगर बोला जाए तो ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो 1 ओम किसके बराबर होगा, बहुत आसान है, आप डेफिनेशन जो लिखते हैं इसकी डायरेक्टली फॉर्मूले लिख दिया करो। क्या बोलोगे, कोई भी मान लो वायर है उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो 1 वोल्ट का, और उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर करंट को जो भी रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो आपका 1 ओम होगा। तो लिखा मैंने, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आल्सो 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। इनमें से एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपका लेंथ। देखो, लेंथ आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब वो कैसे करता है मैं भी आपको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को अपोज करता है, ये भी मैं आपको एक फन के थ्रू, एक अच्छी इमेजिनेशन के थ्रू आपको बताने वाला हूं। मटेरियल किस मटेरियल का वो बना है उस पर भी रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, ये भी मैं आपके पास यहाँ पे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। टेम्परेचर पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो सारी सी बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। पहले मैंने बोला जैसे लेंथ पे डिपेंड करती है, तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी वो मैं आपको बताता हूं। आर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जैसे जैसे किसी भी मटेरियल का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो मेरे पास एक ये कंडक्टर है, इमेजिनेशन समझिएगा, ये कंडक्टर यहाँ पे कुछ एटम्स है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एटम्स है। अगर मैं पूछूं इस वायर को, इतना छोटा जो वायर है अगर मैं इसको इतना बड़ा कर दूं, समझ में आ रहा है, अभी इतना छोटा वायर है इसको मैं इतना बड़ा कर दूं तो क्या होगा, ये होगा सर कि यहाँ पे एटम्स बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बताओ सभी लोग। अगर 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 मैं इस लेंथ को डबल कर दूं या फिर बड़ा कर दूं तो इसमें एटम्स बढ़ जाएंगे, और जब एटम्स बढ़ जाएंगे भाई तो ये समझो ना कि एक आपका जो रूम है, जिस मैंने एग्जांपल लिया था, उस रूम में नंबर ऑफ बलून मैंने बढ़ा दिए। जब नंबर ऑफ बलून बढ़ा दिए तो क्या होगा, आपको चलने में और दिक्कत नहीं जाएगी,
चलने में दिक्कत जाएगी ना, तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि आपके एक रूम में बलून ज्यादा बढ़ा दिए मैंने, तो आप मूव करने में दिक्कत जाएगी, मतलब आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले छोटा वायर था, बड़ी वायर कर दिया, तो इसमें एटम्स बढ़ गए, और जब एटम्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में दिक्कत जाएगी, मतलब दिक्कत जाएगी मतलब कुछ रेजिस्टेंस फेस करेंगे, रेजिस्टेंस और ज्यादा फेस करेंगे, मतलब आपका लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, या फिर एरिया आप ज्यादा कर दोगे तो रेजिस्टेंस यहां पे कम होगा। तो कहने का मतलब कि आपका रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको भी मैं आपको एक छोटे से इमेजिनेशन के थ्रू बताने वाला हूं। कैसे? आप कभी ना कभी मेट्रो में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो इमेजिन कर लें बैठने वाले, ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। अब ये देखना कि यहाँ पे एक आपको गेट दिखाई दे रहा, भीड़ बहुत ज्यादा, ठीक है ना, भीड़ यहाँ पे है। अब ये समझो कि अगर यहाँ पे जो डोर है, अगर मैं इसको चौड़ा कर दूं, मतलब जो डोर है इसको मैं बड़ा कर दूं, मतलब इसका मैं एरिया बढ़ा दूं, तो जो लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं क्या उनका रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा? क्योंकि बड़े आसानी से चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी को कम कर दूं, गेट को कम कर दूं, जब गेट का एरिया कम कर दूंगा तो एक बार में एक ही लोग जा पाएंगे, चार लोग नहीं जा पाएंगे, तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ चुका है। तो वही चीज बोला मैंने, एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया, है ना। एरिया कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस आपका यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इफ द डोर इज वाइडर, वाइडर मतलब होता है चौड़ा, बड़ा, इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन इंटर, ज्यादा लोग यहां पे इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका यहां पे लेस होगा। इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में लेके आए तो हम क्या बोलेंगे, इफ द वायर इज थिकर, अगर वायर मोटी है, मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे तो रेजिस्टेंस काहेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को पोज करे, अरे का पोज नहीं, बढ़ावा दे रहा है भाई, जा मूव कर अच्छे से, तो रेजिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। Hence R inversely proportional to A। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो आपका मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है। अगर मैं देखूं तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A होता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलता हूं मैं रो, तो यहाँ पे हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, और इस रो को मैं बोलता हूँ रजिस्टिविटी। इस रो को मैं क्या बोलता हूं, रजिस्टिविटी। अब बात होती है इस रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग यहीं आपके सामने ही। आपको फॉर्मूला पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला पता है। अब इसमें से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई R इंटू ए अपॉन एल, ये आपकी रो की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस करते जाओ, आपको रो की यूनिट निकालनी है ना, तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ये तो ओम हो गया। एक यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर कर दिया। अब देखो भाई यहाँ से एक मीटर से एक मीटर कैंसिल नहीं हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगी तो रो की यूनिट क्या आएगी आपके पास, ओम मीटर। तो ये एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी पे हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि नहीं करती, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। उसके लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सेटअप बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सेटअप में क्या क्या चीजें हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक सेल, यहाँ पे सेल लगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स देख पा रहे हो, इसमें लिखा है 0, 10, 30, 40 और नीचे लिखा है ए। इसको हम प्यार से बोलते हैं एमीटर, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये क्या करता है, ये करंट मेजर करने के काम आता है। एक यहाँ पे छोटा सा ब्लू पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलता हूं मैं स्विच, है ना। इसको ऑन ऑफ करने के लिए लगाया यहाँ पे। और यहाँ पे जो बीच में खाली जगह देख रहा है ना, ए और बी के बीच में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल प्लेस करेंगे जिनका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एमीटर वो करंट बताए कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक कॉपर वायर ली, है ना, जिसका लेंथ और कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ कांस्टेंट होगा, वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया। जो सभी जितने भी मटेरियल लगाने वालों ए और बी के बीच में, सभी का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। जैसे मैंने कॉपर वायर कनेक्ट किया तो मैं देखो कि इसमें कुछ करंट फ्लो रही है 30 एम्पियर, मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रही है। क्यों करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, करंट ज्यादा फ्लो होने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि कॉपर वायर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट आसानी से यहाँ पे फ्लो हो जाती है।
करंट 30 एम्पियर आपकी फ्लो हो रही है। फिर मैंने क्या किया, यहां से कॉपर वायर को हटा के अब मैंने यहां पे एल्यूमिनियम की वायर लगाई। देखो करंट 20 एम्पियर हो गई। देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे जो एल्यूमिनियम वायर लगाया है ना, इसका भी लेंथ किसके बराबर है, कॉपर वायर के बराबर है। इसका भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर है, वो आपके कॉपर वायर के बराबर है। तो करंट यहां पे कम क्यों हुई, करंट यहां पे 20 एम्पियर क्यों से हो रहा है, क्योंकि ये वायर किसका बना है, एल्यूमिनियम का बना है, और एल्यूमिनियम की कुछ ना कुछ अलग रजिस्टिविटी होगी अदर देन कॉपर। जितनी कॉपर की होगी ना उससे कुछ अलग होगी। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं यार कि हमारा जो रेजिस्टेंस वो किस मटेरियल का, वो मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि रजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, अगर मैं यहां पे क्या ले लूं, ग्लास रॉड ले लूं, मतलब क्या ग्लास ले लूं, यहां पे करंट फ्लो होगी, कुछ करंट ही नहीं फ्लो होगी क्योंकि इसका एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाती। अगर रबर ले लूं तब भी कुछ करंट नहीं फ्लो हो पाएगी। तो क्या बोल सकते हैं हम यहां पे, रजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी, तभी तो हमारी करंट डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, ये तो आपने हमको बताया नहीं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस। आपसे पूछा कि एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर हम लेंथ को 3 गुना कर दें। अरे भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ को आप 3 गुना करते हो तो आराम से बोलो कि रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर डायमीटर को, सेकंड क्वेश्चन है, अगर डायमीटर को हम ट्रिपल कर दें, देखो डायमीटर को ट्रिपल करना मतलब क्या, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 9 टाइम्स हो जाना। तो आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने ये बोला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम डायमीटर को 9 टाइम्स करें, मतलब अगर हम एरिया को 9 टाइम्स कर दिए, मतलब या ऐसा बोले अगर हम डायमीटर को ट्रिपल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम एरिया को 9 गुना करते हैं। अगर एरिया को हम 9 गुना करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा 1/9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिव इज 3 टाइम्स। मैंने आपको बोला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब अगर हम L और A को कांस्टेंट मारें तो मेरा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, क्लियर बोल सकते हैं कि अगर हमारी रेजिस्टिविटी 3 गुना हुई है, ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। देख लो आप लोग यहाँ पे, पहला बोला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर मेरा R रेजिस्टेंस के, अगर मेरा जो रेजिस्टेंस है अगर वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम लेंथ को 3 गुना करते हैं तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हमसे क्या पूछा है, डायमीटर इज ट्रिपल्ड। देखो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर हम यहाँ पे डायमीटर को 3 गुना करते हैं तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1/9। जब एरिया हमारा 9 टाइम्स हो जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। आर प्रोपोर्शनल टू रो, अगर हम एल और ए को कांस्टेंट माने तो कहने का मतलब ये कि अगर आप रो को 3 गुना करते हो तो रेजिस्टेंस भी तो आपका 3 गुना होगा। एक क्वेश्चन और है, विल करंट फ्लो मोर इजली, क्या करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा थ्रू अ थिक वायर, थिक वायर मतलब मोटी वायर, थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल कहने का मतलब है कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, अगर उनको हम सेम सोर्स से कनेक्ट करें तो हमारी करंट किस में जल्दी फ्लो होगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। जो थिक वायर होती है ना उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पास हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर, मतलब जो मोटी वायर होगी देन अ थिन वायर। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है मेरा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया यहां पे मैं ज्यादा कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब एक चीज को बढ़ाना दूसरी से कम होना। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट का जो अपोजिशन है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट। इसके आगे जो पार्ट्स आएंगे वहां पे हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही होंगी। गुड डे एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।